गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम लोगों ने दो मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड मेथड पे आते हैं, दैट इज द केमिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है उनको वेजाइनली इंसर्ट किया जाता है और ये जो केमिकल्स होते हैं इनका एक्शन स्पर्मिसिडल होता है, मतलब कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये स्पर्म्स को किल करने का, स्पर्म्स को मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जेली के फॉर्म में और फोम यानी कि झाग के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रीम्स, जेली या फोम के फॉर्म में ये जो केमिकल्स अवेलेबल होते हैं इनका कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है? इनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जिंक सल्फेट होता है और पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर स्पर्मिसिडल एक्टिविटी होती है और ये जो केमिकल्स हैं क्रीम, जेली और फोम के फॉर्म में वेजाइनली अप्लाई किए जाते हैं, सो दैट जब स्पर्म्स जो है वेजाइना में एंटर करेंगे तो ये क्रीम या ये जो केमिकल्स हैं इनका एक्सपोजर उनको मिलेगा और स्पर्म्स जो है उनको वहीं पे मार दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द केमिकल मेथड। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, विच आर नोन एज IUCDs इन शॉर्ट। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल पे हमारी कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं और मोस्टली दे आर प्रिफर्ड बाय द women। ठीक है, बिकॉज these IUCDs they are inserted into the body of the women only. These are not meant for the men, these are meant for the women only. ओके, तो इंट्रा यूटेराइन मीन्स इनसाइड द यूट्रस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज इम्प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस, दैट सॉर्ट ऑफ डिवाइस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और IUCDs। ठीक है, अब ये जो IUCDs हैं ये शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में ऑब्टेन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। लूप्स, स्पाइरल्स, रिंग्स, बोज, शील्ड और टीज। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इनको अलग अलग शेप्स के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें। जैसे कि टी का एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा इसका शेप एक्चुअली टी लेटर के जैसा रहता है, इसीलिए हम लोग इसको टी बोलते हैं। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। अब मेथड ऑफ वर्किंग या वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से बेसिकली हम लोग इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब इनका वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है उस मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग इनको तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इनर्ट IUCDs, दूसरे होते हैं कॉपर रिलीजिंग IUCDs और तीसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग IUCDs। ठीक है, तो इनर्ट IUCDs जो होते हैं उसका एग्जांपल है लिप्स, लूप। ठीक है, तो ये जो इनर्ट IUCDs होते हैं, ठीक है, ये पॉलीइथाइलीन के बनते हैं। ठीक है, किसके बनते हैं? पॉलीइथाइलीन के बनते हैं, जिसके अंदर बेरियम सल्फेट या कई बार स्टेनलेस स्टील का जो यूज है वो भी किया जाता है। तो बेसिकली मेड ऑफ पॉलीइथाइलीन बट इम्प्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, इनका वर्किंग मैकेनिज्म एग्जैक्टली तो आज तक किसी को कुछ ठीक से समझ में नहीं आया है, लेकिन इनके रहने के वजह से जब अगर यूट्रस में ये इम्प्लांट किए जाते हैं तो इनके इम्प्लांटेशन के बाद से स्पर्म्स का जो ऊपर जाने का रेट होता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के तरफ जाने का जो रेट होता है स्पर्म्स का, वो रेट जो है वो स्लो हो जाता है, तो स्पर्म्स जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक प्रॉपरली जा नहीं पाते हैं। उसके बाद यूट्रस के जो सर्टेन सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस ज्यादा कर लेते हैं इस डिवाइस के
रहने से, ठीक है। तो यूट्रस के सेल्स के थ्रू स्पर्म्स का क्या हो जाता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है। उसके अलावा जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन इससे प्री मैच्योर हो जाता है, मतलब जो ओव्यूलेशन जनरली 14 डेज में होता है वो 14 डेज में ना हो करके जल्दी हो जाता है, 10 या 11 डेज में भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन का टाइम चेंज होने से प्रेगनेंसी का जो चांस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में भी हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है इनर्ट आईयूसीडी, जिसके वजह से इम्प्लांटेशन, अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो इम्प्लांटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाती है, ठीक है। तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ द इनर्ट आईयूसीडी। अब हम लोग आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी पे, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज जो है इसको जनरली हम लोग कॉपर टी भी बोलते हैं, ओके। दिस कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडी इज जनरली नोन एज कॉपर टी, ठीक है। अब कॉपर टी जो है वो बेसिकली काम कैसे करता है, कॉपर टी जो है बेसिकली इसको सर्विक्स में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर किस में इम्प्लांट करते हैं कॉपर टी को, सर्विक्स में ज्यादातर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। अब इसका इसका फंक्शनिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ये है कि कॉपर टी के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, लोकलाइज्ड एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस होती है, मतलब कि जहां पर कॉपर टी लगाया गया है, ठीक है, वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाता, वो आगे बढ़ नहीं पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्पर्म्स का जो फैगोसाइटोसिस है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस होती है, कॉपर टी के प्रेजेंस के वजह से जो है यूट्रस के अंदर साइटोकाइंस नाम के केमिकल्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्पर्म्स जो है फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉपर टीज होते हैं, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी लेस हो जाती है तो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन को कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब कॉपर टी का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, मतलब कितने साल तक उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, जनरली 3 से 5 साल की ड्यूरेबिलिटी होती है, और 5 साल से 3 साल के बीच में जो है कॉपर टी को दोबारा से नया कॉपर टी लगवाना पड़ता है, पुराने कॉपर टी को रिप्लेस कराना पड़ता है। लेकिन आजकल कई सारे कॉपर टीज ऐसे भी बनने लगे हैं जो कि 7 to 10 ईयर्स तक एफिशिएंट रहते हैं, उनकी एफिशिएंसी 7 to 10 ईयर्स तक बनी रहती है, ठीक है। तो अब कॉपर टी में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स एज इन कि कितना कॉपर यूज हुआ है, कितने क्वांटिटी में कॉपर यूज हुआ है कॉपर टी में, उस बेसिस पे भी कॉपर टी के टाइप्स होते हैं। तो जितना ज्यादा कॉपर होगा उतना ही ज्यादा एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट जो है या उतना ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर टी CuT 200 भी आता है, जिसके अंदर 200 mg के क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है कॉपर टी, ठीक है। उसके बाद आता है CuT 250, CuT 375 भी आता है, ठीक है, और CuT 380 भी आता है, ठीक है। तो ये जो 200, 250, 275, 380 है, ये पर स्क्वायर mm के क्वांटिटी में है, ठीक है। तो पर स्क्वायर mm, अगर CuT 200 है तो उसमें 200 स्क्वायर mm के एरिया में जो है कॉपर प्रेजेंट रहता है। तो जितना ज्यादा कॉपर प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा डिवाइस की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी पे। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी जो है उसके अंदर हार्मोन्स की कोटिंग होती है जो कि स्लोली रिलीज होते हैं और एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट्स जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज जो है वो 2 टाइप के होते हैं हार्मोन के हिसाब से। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग आईयूसीडी और दूसरा होता है लेवोनोऑर्जेस्ट्रल आईयूसीडी, ठीक है, लेवोनोऑर्जेस्ट्रल आईयूसीडी, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग आईयूसीडी है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरा सर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टेरा सर्ट
प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटिंग आईयूसीडी है, और LNG20 जो है वो लेवोनोऑर्जेस्ट्रल सिक्रीटिंग आईयूसीडी है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं? ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन और लेवोनोजेस्ट्रल आईयूसीडी होता है, ये स्मॉल क्वांटिटीज में हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, सो दैट जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ना हो पाए। ठीक है, अब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियम में होंगे ही नहीं तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या काम करते हैं? उसके अलावा ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज हैं, इनके इंसर्शन से सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल बन जाता है, मतलब कि सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स को अकोमोडेट नहीं करता और स्पर्म्स को वहीं के वहीं एंटर करने से पहले ही मार देता है। ठीक है, उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज जो है वो ओव्यूलेशन को भी रोक के रखते हैं, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो आईयूसीडीज होते हैं ये क्योंकि बहुत सेफ होते हैं, इजी टू इंसर्ट एंड इजी टू रिमूव होते हैं, इसीलिए फीमेल्स जो होती हैं वो आईयूसीडीज को बहुत ज्यादा प्रिफर करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक के ऊपर, जो कि ओरल पिल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरल पिल्स होते हैं ये बेसिकली दे आर टू बी कंज्यूम्ड थ्रू आउट द मंथ और दे कैन बी कंज्यूम्ड ओकेजनली। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के ओरल पिल्स आते हैं, बेसिकली हार्मोनल नेचर के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन से बने हुए होते हैं। तो ये जो ओरल पिल्स होते हैं, या तो इनको थ्रू आउट द मंथ डेली एक टैबलेट के हिसाब से कंज्यूम करना पड़ता है, या कई सारे ओरल पिल्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि महीने में एक बार या 3 बार के हिसाब से लिया जाता है। तो अलग अलग हार्मोन्स के टाइप से अलग अलग तरीके के जो ओरल पिल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरल पिल्स होते हैं ये बेसिकली बनते किससे हैं? ठीक है, ये बनते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से। ठीक है, ये बनते हैं प्रोजेस्टिन, ठीक है, एंड एस्ट्रोजन से। ठीक है, प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन जो दोनों हार्मोन्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है ओरल पिल्स को जनरली बनाया जाता है। ठीक है, तो दीज पिल्स जैसे मैंने बोला दे आर टेकन ओरली फॉर 21 डेज। ठीक है, आइदर दे कैन बी टेकन ओरली फॉर 21 डेज इन द मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th डे है। ठीक है, 5th डे से स्टार्ट करके इनको कंज्यूम किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th डे तक। ठीक है, तो ओवरऑल 21 डेज जो है ओरल पिल को कंज्यूम किया जाता है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और अगर बीच में, ठीक है, बीच में अगर मिस हो जाता है, ठीक है, बीच में अगर किसी दिन टैबलेट खाना भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे 2 टैबलेट्स खा लिए, नेक्स्ट डे अगेन फिर 1 टैबलेट ही कंज्यूम करना पड़ता है, अदरवाइज हार्मोन का कंसेंट्रेशन जो है बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जनरली जो जिस गैप में, जैसे कि सिर्फ 21 डेज के लिए कंज्यूम करना है ओरल पिल को, तो बाकी जो 7 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है, 7 दिन के गैप के बाद में दोबारा से फिर जो है टैबलेट्स को खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो 21 डे तक खाया, उसके बाद 7 डेज का गैप लिया, 7 डेज का गैप लेने के बाद में दोबारा से जो है टैबलेट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करना चाहिए, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मेथोडोलॉजी ओरल पिल्स को कंज्यूम करने का। तो ओरल पिल्स को कंज्यूम करने से क्या होता है? ठीक है, ओरल पिल्स को बेसिकली कंज्यूम करने से ऐसा होता है कि बहुत सारे, क्योंकि ये हार्मोन बेस्ड होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि जिसके वजह से एंडोमेट्रियम जो है उस पे इम्प्लांटेशन
नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट हो जाता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ऐसे चेंजेस आते हैं। उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस में भी ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि स्पर्म्स को एकोमोडेट करने से सर्विक्स को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो सर्वाइकल म्यूकस में जो चेंजेस आएंगे तो वो क्या करते हैं, स्पर्म को एंटर करने के लिए ही अलाउ नहीं करते, स्पर्म्स को वहीं पे वहीं सर्विक्स के पास में ही रोक देते हैं, स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं ओरल पिल्स, सो दैट ओव्यूलेशन प्रॉपरली ना हो सके, ठीक है। अब ओरल पिल्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कंबाइंड और मिनी पिल्स, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं ओरल पिल्स। Okay, they are of 2 types. First is the combined and second is the mini pills, ठीक है। तो कंबाइंड पिल्स जो होते हैं इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दोनों मिला करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन है वो ओव्यूलेशन को स्टॉप करता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो सर्वाइकल म्यूकस को ज्यादातर इफेक्ट करता है और जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है उसकी हिस्टोलॉजी को इफेक्ट करता है। तो कंबाइंड पिल्स में दोनों है और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग मिनी पिल्स के बारे में बात करें तो मिनी पिल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जाता है, ठीक है, और इनको डेली लिया जाता है विथआउट एनी ब्रेक, ठीक है। अगर कंबाइंड पिल्स हैं तो उसमें 7 डे का गैप हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर मिनी पिल्स हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन के बनते हैं तो बिना किसी गैप के मिनी पिल्स जो हैं उनको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मिनी पिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, यूट्राइन वॉल के ऊपर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो हैं वही ब्लॉक हो जाएंगे तो जो नॉर्मल ओव्यूलेशन साइकिल है, ठीक है, ओव्यूलेशन साइकिल जो है वो नॉर्मल मेंटेन जरूर होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है। वहां पर ये जो मेडिसिन है मिनी पिल फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है। एज अ रिजल्ट नो फर्टिलाइजेशन एंड नो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मिनी पिल्स जो है जैसे बहुत कॉमनली अवेलेबल है सहेली के नाम से, ठीक है, सहेली के नाम से गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो सहेली जो है गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम होने की वजह से इजीली और वाइडली अवेलेबल होता है किसी भी केमिस्ट के स्टोर में, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड रेगुलरली विथआउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो ओरल पिल्स जो हैं क्या करते हैं, यूट्राइन म्यूकोसा के अंदर, सर्वाइकल म्यूकस के अंदर और ओव्यूलेशन के साइकिल में बेसिकली चेंज लेके आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन जो है वो ब्लॉक होता है। एज अ रिजल्ट प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड की जा सकती है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अभी तक IUCDs और ओरल पिल्स तक मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 या 7 टेक्निक्स और हमारे पास अवेलेबल हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।